हेलो फ्रेंड्स, मैं डॉक्टर वसीम आई खान, असिस्टेंट प्रोफेसर, श्री शिवाजी लॉ कॉलेज परभनी, महाराष्ट्र, इंडिया। आज के इस लेक्चर में हम डिफेमेशन का सेकंड पार्ट डिस्कस करने जा रहे हैं, जिसमें हम डिफेमेशन के इसेंशियल्स डिस्कस करेंगे, साथ ही साथ हम केस लॉज भी डिस्कस करेंगे, एग्जाम्पल्स भी डिस्कस करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं टॉपिक को। इसेंशियल्स ऑफ टॉर्ट ऑफ डिफेमेशन आज के इस लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे। पिछले लेक्चर में हमने डिस्कस किया था डिफेमेशन के काइंड्स, उसकी डेफिनेशन और इंट्रोडक्शन। चलिए स्टार्ट करते हैं इसेंशियल्स ऑफ डिफेमेशन। डिफेमेशन क्या होता है, पिछले हमने लेक्चर में डिस्कस किया था कि पर्सन की रेपुटेशन पे अगर कोई अटैक करता है, उसकी बेइज्जती करता है किसी स्टेटमेंट के द्वारा, वो चाहे वर्बल स्टेटमेंट हो या रिटर्न स्टेटमेंट हो। अगर रिटर्न स्टेटमेंट है, परमानेंट फॉर्म में है, तो उसको हम लिबल कहते हैं, और अगर ओरल स्टेटमेंट है तो हम उसको स्लेंडर कहते हैं। तो ऐसा कोई स्टेटमेंट जिससे किसी पर्सन की सोसाइटी में रेपुटेशन खराब हो, उसको हम डिफेमेशन कहते हैं। तो अगर आप प्लेंटिफ को सूट फाइल करना है डिफेमेशन के लिए, तो क्या इसेंशियल्स है जो उसको प्रूव करना पड़ेगा, जिसके चलते उसको कंपेंसेशन मिलेगा। तो प्लेंटिफ को ये इसेंशियल्स प्रूव करना पड़ेगा, तभी उसको कंपेंसेशन मिलेगा, नहीं तो नहीं। पहला इसेंशियल है डिफेमेशन का, द स्टेटमेंट मस्ट बी डिफेमेटरी। देखिए, जब कभी भी प्लेंटिफ को कंपेंसेशन चाहिए, नुकसान भरपाई चाहिए, तो उसको पहला जो चीज प्रूव करना पड़ेगी, इसेंशियल प्रूव करना पड़ेगा कि जो स्टेटमेंट डिफेंडेंट ने पब्लिश किया है वो स्टेटमेंट डिफेमेटरी है। अब डिफेमेटरी स्टेटमेंट किसको कहेंगे हम? ऐसा स्टेटमेंट जिससे कोई पर्सन डिफेम हो, ऐसा स्टेटमेंट जिससे किसी पर्सन की रेपुटेशन अफेक्ट हो, उसकी इज्जत खराब हो सोसाइटी में। तो ऐसा स्टेटमेंट होना जरूरी है जो डिफेमेटरी हो, जो स्टेटमेंट पर्सन को डिफेम करने के लिए काफी हो। ऐसा स्टेटमेंट जो पर्सन की इज्जत खराब करने के लिए काफी हो। तो स्टेटमेंट मस्ट बी डिफेमेटरी। जब तक स्टेटमेंट डिफेमेटरी नहीं होगा, डिफेंडेंट लायबल नहीं होगा। तो प्लेंटिफ को पहला ये प्रूव करना पड़ेगा कि जो स्टेटमेंट डिफेंडेंट ने पब्लिश किया है वो डिफेमेटरी है। अब डिफेमेटरी स्टेटमेंट किसको कहेंगे? कि अगर हम बोले कि ए चोर है, तो ए हमारे अगेंस्ट में सूट फाइल कर सकता है, क्योंकि वो डिफेमेटरी स्टेटमेंट है। किसी को चोर कहना उसकी इज्जत खराब करना है, उसको डिफेम करना है। अगर हम कहते हैं कि ए फ्रॉड है, तो अगर ईमानदार होगा तो हमने ईमानदार आदमी को फ्रॉड कहा, तो वो फ्रॉड, ये स्टेटमेंट उसकी इज्जत खराब करने के लिए, उसको डिफेम करने के लिए काफी है। तो ये स्टेटमेंट क्या हो गया? डिफेमेटरी हो गया, है ना। तो द स्टेटमेंट मस्ट बी डिफेमेटरी, ये पहला एसेंशियल है, प्लेंटिफ को प्रूव करना पड़ेगा। नूर मोहम्मद वर्सेस मोहम्मद जियाउद्दीन, ये एक केस थी जिसमें स्टेटमेंट मस्ट बी डिफेमेटरी वाला कंसेप्ट है। इन दिस केस ब्राइड ग्रूम एंड हिज फादर रिफ्यूज टू टेक द ब्राइड आफ्टर मैरिज विद देम बिफोर अ नंबर ऑफ गेस्ट। तो इस केस में क्या हुआ था कि मैरिज करने के बाद जो नवरदेव था, जो दूल्हा था, दूल्हे और उसके फादर ने, उसके बाप ने दुल्हन को वहाँ से ले जाने के लिए मना कर दिया। मैरिज तो हो गई, नॉर्मली होता क्या है, मैरिज होने के बाद दुल्हन को साथ में ले जाया जाता है, लेकिन यहाँ पर मना कर दिया सारे गेस्ट के सामने। अब क्या हुआ कि डेफिनेटली अगर ऐसा होगा तो सारे लोग कुछ ना कुछ बात करते हुए रह जाएंगे। अगर ऐसा होता है, सपोज हमारे सामने ऐसा हो गया, तो लोग क्या कहते हैं कि कुछ ना कुछ प्रॉब्लम होगा, मतलब वो दुल्हन में ही कुछ प्रॉब्लम होगा, इस फैमिली में ही कुछ प्रॉब्लम होगा, इसीलिए इसको नहीं ले जाया गया है। मतलब वो दुल्हन को ना ले जाने के वजह से जो रेपुटेशन अफेक्ट हो गई। अब यहाँ पर स्टेटमेंट तो कुछ नहीं था, बल्कि जो कंडक्ट था दूल्हे का और उसके बाप का, वो कंडक्ट डिफेमेटरी था, है ना। तो स्टेटमेंट या कंडक्ट डिफेमेटरी होना जरूरी है, तभी डिफेमेशन होगा, अदरवाइज नॉट। तो दुल्हन के फादर ने सूट फाइल किया डिफेमेशन के लिए, और कोर्ट ने लायबल ठहराया डिफेंडेंट को यहाँ पर डिफेमेशन के लिए। तो पहला इसेंशियल डिफेमेशन का क्या है? स्टेटमेंट डिफेमेटरी होना चाहिए, तभी डिफेमेशन होगा, अदरवाइज नॉट। दूसरा इसेंशियल है द स्टेटमेंट मस्ट रेफर टू द प्लेंटिफ। जब प्लेंटिफ सूट फाइल कर रहा है, तो पहला उसको ये बोलना पड़ेगा कि जो डिफेंडेंट ने स्टेटमेंट पब्लिश किया है वो डिफेमेटरी है, और दूसरा वो स्टेटमेंट मुझे ही रेफर करता है, मतलब वो स्टेटमेंट मेरे बारे में ही दिया गया है। तभी
अगर मुझे आपके अगेंस्ट में डिफेमेशन का सूट फाइल करना है तो मुझे यह बताना पड़ेगा कि आपने डिफेमेटरी स्टेटमेंट पब्लिश किया और जो स्टेटमेंट आपने पब्लिश किया वो मेरे बारे में किया। इट रेफर्स टू मी, वो स्टेटमेंट मुझे रेफर करता है, मेरे बारे में ही वो स्टेटमेंट है। अगर वो स्टेटमेंट किसी और के बारे में होगा तो मैं सूट फाइल कर ही नहीं सकता। तो प्लेंटिफ को दूसरा एसेंशियल क्या प्रूव करना पड़ेगा? द स्टेटमेंट मस्ट रेफर टू प्लेंटिफ, वो स्टेटमेंट प्लेंटिफ के बारे में ही कहा गया है। अब प्लेंटिफ के बारे में ही कहा गया है, ये कहां से प्रूफ होगा? नेम एंड एड्रेस। फॉर एग्जाम्पल, अगर उस स्टेटमेंट में जैसा कि अपन ने बोले कि ए इज अ थीफ, है ना, ए जो ये पर्टिकुलर जो ए जो बी नाम के एरिया में रहता है वो चोर है, तो अब क्या होगा? ए ये बोल सकता है कि बी नाम में रहने वाला ए नाम का मैं अकेला पर्सन हूं, इसलिए जो स्टेटमेंट डिफेंडेंट ने पब्लिश किया है वो मुझे ही रेफर करता है, वो स्टेटमेंट मेरे बारे में ही है। तो अगर किसी का नाम और एड्रेस लेके अगर स्टेटमेंट दिया हुआ होगा तो प्लेंटिफ आसानी से प्रूव कर सकता है कि इसमें मेरा नाम भी है और मेरा एड्रेस भी है, जिसके चलते सेकंड एसेंशियल प्रूफ होगा। विदाउट नेम ग्रुप, अगर नाम नहीं है, किसी एक पर्सन का नाम नहीं है, लेकिन किसी ग्रुप को लेकर बात हुई है, अगर बोले गए हैं कि फॉर एग्जांपल ये एक पर्टिकुलर एरिया है, ये एक पर्टिकुलर शहर है और ये शहर के सारे वकील या एडवोकेट फ्रॉड है, तो अब किसी एक पर्टिकुलर का नाम नहीं लिया गया यहां पर, लेकिन ग्रुप ऑफ पीपल का नाम लिया गया कि उस शहर के सारे एडवोकेट्स के बारे में ये स्टेटमेंट हो गया, तो वो सारे एडवोकेट्स क्या कर सकते हैं? ये प्रूव कर सकते हैं कि वो स्टेटमेंट उनको रेफर कर रहा है और वो सूट फाइल कर सकते हैं और वो प्रूव करेंगे कि वो स्टेटमेंट उनको रेफर कर रहा है। तो इस तरीके से भी प्रूव किया जा सकता है। रेफरिंग टू वन बट डिफेमिंग अनदर, ये भी एक कंसेप्ट है कि रेफर तो एक को हो रहा है लेकिन डिफेम किसी और को कर रहा है। जैसा कि यहां पर ए कॉल्स बी एन इलिजिटिमेट सन, अब यहां पर ए ने बी को इलिजिटिमेट सन कहा, मतलब उसको नाजायज कहा, तो यहां पर बी का तो डिफेमेशन हो रहा है, लेकिन इट ऑल्सो रेफर्स टू हिज मदर, वो उसके मां को भी रेफर हो रहा है, मतलब उसकी मां भी यहां पर सूट फाइल कर सकती है, बी की मां। बी को इलिजिटिमेट कहना, इसका मतलब वो मां के भी उस पर्सन के साथ नाजायज संबंध थे, ये स्टेटमेंट हो रहा है। तो यहां पर वो मां भी सूट फाइल कर सकती है, या पर यहां पर स्टेटमेंट रेफर तो बी को ही कर रहा है, लेकिन डिफेम किसको कर रहा है? बी के मां को। तो बी की मां भी यहां पर प्रूव कर सकती है कि ये स्टेटमेंट मुझे भी रेफर करता है और उसको भी कंपेंसेशन यहां पर मिल सकता है। डिफेमेशन ऑफ डेड पर्सन, कभी कभी किसी डेड पर्सन का जिसकी ऑलरेडी डेथ हो चुकी है उसके बारे में भी अगर डिफेमेटरी स्टेटमेंट पब्लिश होता है और वो डिफेमेटरी स्टेटमेंट पब्लिश होने की वजह से जो लोग एग्जिस्ट करते हैं, जो लोग अभी जिंदा है, उनका अगर उनके रेपुटेशन पे फर्क पड़ता होगा तो वो पर्सन भी सूट फाइल कर सकते हैं डिफेमेशन के लिए। तो दूसरा एसेंशियल क्या है? द स्टेटमेंट मस्ट रेफर टू प्लेंटिफ, प्लेंटिफ को ये प्रूव करना जरूरी है, पहला एसेंशियल, कि जो स्टेटमेंट पब्लिश किया है डिफेंडेंट ने वो डिफेमेटरी है और वो स्टेटमेंट मुझे रेफर करता है, वो स्टेटमेंट मेरे बारे में ही कहा गया है। अब तीसरा एसेंशियल है, वो है द स्टेटमेंट मस्ट बी पब्लिश्ड। सिर्फ डिफेमेटरी स्टेटमेंट होना या वो प्लेंटिफ को रेफर करना ये सफिशिएंट नहीं है, जब तक वो स्टेटमेंट पब्लिश नहीं होगा प्लेंटिफ को कंपेंसेशन नहीं मिलेगा। फॉर एग्जाम्पल, बात ध्यान में दीजिए कि मैंने एक स्टेटमेंट लिखा ए इज अ थीफ, डेफिनेटली ए इज अ थीफ, ये स्टेटमेंट डिफेमेटरी है। दूसरा, ये स्टेटमेंट ए को रेफर कर रहा है, लेकिन अगर वो स्टेटमेंट मैंने एक चीट पर लिखा और वो चीट मेरे जेब में ही रख दिया मैंने, तो मैं लायबल होऊंगा क्या डिफेमेशन के लिए? आंसर है नहीं, क्योंकि वो स्टेटमेंट पब्लिश नहीं हुआ। जब तक वो स्टेटमेंट पब्लिश नहीं होगा मैं लायबल नहीं रहूंगा। हां, अगर वो स्टेटमेंट किसी और ने पढ़ लिया तो वो स्टेटमेंट पब्लिश हो गया, अब ए मेरे अगेंस्ट में सूट फाइल कर सकता है और वो कह सकता है कि डिफेमेटरी स्टेटमेंट है, ये स्टेटमेंट मुझे रेफर कर रहा है और स्टेटमेंट पब्लिश्ड भी हो गया है। तो जब तक स्टेटमेंट डिफेमेटरी स्टेटमेंट पब्लिश नहीं होता तब तक डिफेंडेंट लायबल नहीं होगा और प्लेंटिफ को कुछ भी नहीं मिलेगा। अब इंस्टेंसेस ऑफ पब्लिकेशन, पब्लिकेशन किसको कहेंगे? देखिए, लेटर्स एड्रेस टू प्लेंटिफ, अगर फॉर एग्जांपल लेटर प्लेंटिफ को एड्रेस किए डायरेक्ट,
तो डेफिनेटली वो क्या हो जाएगा, डिफेमेशन हो जाएगा, वो पब्लिकेशन हो जाएगा। अब देखिए, ऑफिशियल लेटर ओपन्ड बाय क्लर्क, कभी कभी ऑफिशियल जो लेटर्स आते हैं ना ऑफिस को, तो पहले वो क्लर्क ओपन करता है, ओपन करने के बाद देखता है और जिसका लेटर है उसको वो हैंड ओवर करता है। अब फॉर एग्जांपल एक आधा डिफेमेटरी स्टेटमेंट वाला लेटर आ गया, ऑफिशियल लेटर था, क्लर्क ने ओपन करा, पढ़ लिया उसने, इसका मतलब क्या हो गया कि स्टेटमेंट पब्लिश्ड हो गया। तो अगर ऑफिशियल लेटर है, क्लर्क ओपन करता है, तो वो स्टेटमेंट पब्लिश्ड माना जाएगा और ये पब्लिकेशन होगा और पर्सन कंपेंसेशन क्लेम कर सकता है। स्टेटमेंट डिक्टेटेड टू स्टेनो और टाइपिस्ट, अब फॉर एग्जांपल ए इज अ थीफ, अगर मैंने खुद ने लिखा और मेरे जेब में ही चीट रख दिया तो डिफेमेशन नहीं हो रहा, लेकिन मैंने जाकर एक टाइपिस्ट के पास उसको डिक्टेट किया, मैंने उसको बताया कि टाइप करो ए इज अ थीफ, और वो टाइप कर रहा है, तो इसका मतलब क्या हो गया, डिफेमेटरी स्टेटमेंट पब्लिश्ड हो गया, क्योंकि वो डिफेमेटरी स्टेट किसको कन्वे हुआ, वो टाइपिस्ट को कन्वे हो गया, तो इसलिए वो स्टेटमेंट पब्लिश्ड माना जाएगा। तो ये इंस्टेंसेस ऑफ पब्लिकेशन है। द लेटर सेंड थ्रू आरपीएडी इज नो पब्लिकेशन। देखिए, अगर कोई लेटर रजिस्टर्ड पोस्ट से भेजा गया तो वो पब्लिकेशन नहीं होगा, क्योंकि रजिस्टर्ड पोस्ट से जब कोई लेटर भेजा जाता तो वो जिस पर्सन के नाम का लेटर है उसी को दिया जाता और उसका उस पर एक्नॉलेजमेंट भी होता है। तो अगर फॉर एग्जांपल मैंने ए के नाम का एक लेटर लिखा, उसमें लिखा ए इज अ थीफ, और वो रजिस्टर्ड पोस्ट से भेजा, अब वो जाएगा ए के पास लेटर, अब ए के पास लेटर गया, ए ने खुद नहीं खोलकर पढ़ा, तो वो पब्लिकेशन नहीं होगा, क्योंकि वो और किसी तीसरे पर्सन तक वो इंफॉर्मेशन नहीं गई है। तो स्टेटमेंट पब्लिश होना जरूरी है, तभी डिफेमेशन होगा, अदरवाइज नॉट। एक्सेप्शन क्या है, देखिए, हस्बैंड एंड वाइफ इज एन एक्सेप्शन। अब फॉर एग्जांपल हस्बैंड अपने वाइफ को किसी और के बारे में डिफेमेटरी स्टेटमेंट पब्लिश करता होगा तो वो पब्लिकेशन में नहीं आएगा। अगर फॉर एग्जांपल मैं मेरे वाइफ को अगर कहूंगा कि ए इज अ थीफ, कि ए चोर है, तो ये पब्लिकेशन नहीं हुआ, ये एक्सेप्शन में आएगा। तो वाइफ और हस्बैंड एक ही ट्रीट होते हैं, इसलिए वाइफ, अगर हस्बैंड अपने वाइफ को किसी और के बारे में डिफेमेटरी स्टेटमेंट देगा तो वो पब्लिश नहीं होगा। अटरिंग ऑफ लेबल बाय हस्बैंड टू हिज वाइफ इज नो पब्लिकेशन। अगर हस्बैंड अपने वाइफ को किसी के बारे में डिफेमेटरी स्टेटमेंट देता होगा तो वो पब्लिकेशन में नहीं आएगा। सेंडिंग अ डिफेमेटरी लेटर टू अ वाइफ अबाउट हर हस्बैंड इज सफिशिएंट पब्लिकेशन। लेकिन अगर मैंने ए इज अ थीफ ये लिखा और वो पोस्ट किसको किया, मैंने ए के वाइफ को, अब उसके वाइफ ने खोलकर वो लेटर पढ़ लिया, तो ये पब्लिकेशन माना जाएगा। तो अगर डिफेमेटरी स्टेटमेंट हस्बैंड के बारे में अगर वाइफ के सामने किया गया तो पब्लिकेशन हुआ, लेकिन हस्बैंड अपने वाइफ के सामने किसी और के बारे में डिफेमेटरी स्टेटमेंट पब्लिश करेगा तो पब्लिकेशन नहीं है। दोनों में डिफरेंस है, ध्यान में रखिए। When a husband, however, is talking a scandal to his wife and negligently allows it to be overheard by a third party, कभी कभी क्या होता है, वाइफ अपने हस्बैंड अपने वाइफ को ए के बारे में कह रहा है कि वो बहुत फ्रॉड है, वो चोर है, और वो इस तरीके सीक्रेटली कह रहा है, लेकिन चलते चलते वो स्टेटमेंट किसी ने सुन लिया तो वो पब्लिकेशन माना जाएगा। तो ये तीन इसेंशियल है जो डिफेमेशन के लिए प्लेंटिफ को प्रूव करना पड़ेगा। अगर प्लेंटिफ को सूट फाइल करना है तो तीन इसेंशियल उसको प्रूव करना पड़ेगा। पहला, स्टेटमेंट डिफेमेटरी होना जरूरी है, तभी उसको कंपेंसेशन मिलेगा। दूसरा, वो प्लेंटिफ को रेफर करना जरूरी है, वो प्लेंटिफ के बारे में डिफेमेटरी स्टेटमेंट कहा जाना जरूरी है। और तीसरा, वो डिफेमेटरी स्टेटमेंट पब्लिश्ड होना जरूरी है। अगर ये तीनों इसेंशियल प्लेंटिफ प्रूव करता है तो प्लेंटिफ को कंपेंसेशन मिलेगा, अदरवाइज नॉट। ये थे इसेंशियल ऑफ डिफेमेशन। उम्मीद करता हूँ कि आपको समझ में आया होगा। समझ में आया है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, इस वीडियो को लाइक कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा स्टूडेंट तक शेयर कीजिए। थैंक यू वेरी मच।